नमस्कार, मैं खुशवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ का खास पॉडकास्ट जिसमें बात होगी त्वचा की सेहत और उससे जुड़ी हर पहलू पर, हर समस्याओं पर। इसके लिए हमारे साथ बैठे हैं पटना के जाने माने डॉक्टर कुणाल, जिनका इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षों का एक्सपीरियंस है, लगभग 10 सालों का कह सकते हैं अनुभव है। तो इनसे हम जानेंगे त्वचा से संबंधित हर सवालों के जवाब। और तो चलिए इस पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं। सर, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाएं। थैंक यू आप मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिन्हा है। मैं एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। विगत 10 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैं कुछ दिन सरकारी में भी था, फिर उसके बाद अब मैं अपना खुद का प्राइवेट सेंटर चलाता हूँ जो कि कंकड़बाग में स्थित है जी, रीडिफाइन स्किन क्लिनिक के नाम से। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर हम आपसे त्वचा से संबंधित जो समस्याएं रोज़मर्रा में आती हैं उससे जुड़े कुछ बेसिक से सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। तो सर, आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आजकल के स्किन केयर ट्रेंड्स में सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है? देखिए, आजकल एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये हो रही है ना कि हम लोग के हाथ में इजी एक्सेसिबिलिटी आ गया है ऑनलाइन शॉपिंग का। वो एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन साथ में गलती तब हो जाती है ना कि जब हम बिना जाने और समझें केवल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पैकिंग और उनके लुक पे जाके बस उन्हें मंगा लेते हैं, ये जाने बिना कि उसके अंदर एक्चुअली क्या है, वो आपको चाहिए या ना चाहिए, और वो कितने हद तक आपको बेनिफिट कर सकता है। त्वचा का नुकसान तो है ही, साथ में आपका पैसों का भी नुकसान है। इसीलिए जो भी चीज़ आपको बहुत सुंदर या पैकिंग लग रही, ये नहीं है कि वो ख़राब है, लेकिन एक्चुअली उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं, आपकी त्वचा के लिए सही है या नहीं, वो जाने बिना कुछ भी चीज़ ऐसे मंगा लेना हार्मफुल हो सकता है। तो ये इजी एक्सेसिबिलिटी जो आजकल हो गई है बहुत ज़्यादा, वो अच्छा भी है और ख़राब भी है जी। बिल्कुल सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि मानसिक स्थिति का भी त्वचा पे कुछ प्रभाव पड़ता होगा? जी बिल्कुल। मानसिक स्थिति का, अगर आप मेंटली उतने पीसफुल नहीं हैं, बहुत ही स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस फैक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ एक दिन पर ग्रेजुअली अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम आपका इंटरनल हेल्थ जो कि शुगर बीपी तो है ही है, स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आंखों के नीचे गड्ढा, आई मीन डार्कनेस आना, बाल झड़ना, ये कुछ मतलब ग्रेजुअली अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मतलब साफ तौर पे कहा जाए कि आपका खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपका हेल्थ पे उसका इफेक्ट दिखता है। मतलब आपके चेहरे पे अगर शाइन है, बाल को अगर आप झड़ने से रोकना चाहते हो तो सबसे पहले ये है कि आप अपने अंदर की स्थिति को सुधारें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हमारा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि उम्र के साथ भी स्किन केयर रूटीन होता है क्या? मतलब कि युवा के लिए अलग और उम्र के साथ, जी हाँ, उम्र के साथ कुछ कुछ चेंजेस होते हैं स्किन रूटीन में। यूजुअली हम कहते हैं कि माइक्रो एजिंग जो होता है 25 ईयर्स के बाद शुरू हो जाता है, माइक्रो एजिंग। तो उसके बाद कुछ ख़ास तरह के केमिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, सबको नहीं, लेकिन यूजुअली जैसे रेटिनॉल एक मॉलिक्यूल है जो कि एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है, वो 25 साल के बाद थोड़ा आदमी यूज़ करना शुरू कर सकता है, उससे पहले यूज़ करने का मतलब नहीं है। और बाकी जैसे कि शुरुआत में जैसे यंगस्टर्स हैं तो बेसिक उनको बस फेस वॉश रेगुलर करना है, मॉइस्चराइज़र कोई भी अच्छा जो कि उनके स्किन टाइप को सूट करे, और एक SPF सनस्क्रीन, ये काफ़ी होता है। और जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़े चीज़ों की कमी, जैसे झुर्रियाँ बढ़ने लगती हैं, हमारा मसल थोड़ा लैक्स होने लगता है, तो उन सब केसेस में रेटिनॉल नाम का मॉलिक्यूल है, वो हमको थोड़ा सा डिले कर सकता है साइंस ऑफ एजिंग जी। तो सर, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं लगाते, हम तो नेचुरल ब्यूटी में यकीन रखते हैं, हम तो कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जो कि पॉल्यूशन से भरा हुआ एनवायरनमेंट है,
आप जहाँ भी जाएंगे पोल्यूशन लेवल एक हद तक इंक्रीज़ कर चुका है। प्लस मॉइस्चराइज़र कोई नई चीज़ नहीं है। मॉइस्चराइज़र स्किन में आपका इवन स्किन ऑयली भी हो तब भी आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, ठीक है। नहीं तो स्किन क्या है, वो उसको कंपनसेट करने के लिए अंदर से और सीबम प्रोडक्शन बढ़ाने लगता है, विच इन टर्न आपको फिर ऑयली स्किन ज़्यादा हो जाता है और फिर बम्प्स आने लगते हैं, एक्ने आने लगते हैं। मॉइस्चराइज़र से एक रेगुलर स्किन का मतलब हीलिंग भी होता है, रीजनरेशन भी होता है, वाटर कंटेंट को वो प्रिजर्व करता है, तो ग्लो में भी हेल्प करता है। सनलाइट ऑब्वियसली यूवी एंड यूवीबी डैमेज से बचने के लिए है। ये नहीं होता है कि अगर किसी ख़ास आदमी को कुछ नहीं हो रहा है तो सबको ही कुछ नहीं होगा। किन्हीं किन्हीं को अगर नहीं, आपका स्किन अगर ड्राई है और आप मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो झाई, पिगमेंटेशन, टैनिंग ये ओवर द टाइम आपको ज़्यादातर केस में डेवलप कर जाता है। अब कुछ केस का एग्जांपल लेके हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर किन्हीं का जेनेटिक्स अच्छा है, मान लीजिए वो नहीं लगा रहे हैं, तो ये सब पे लागू नहीं हो सकता है। जनरल पॉपुलर स्किन बिना मॉइस्चराइजर का ठीक नहीं रह सकता, वो कुछ जनरली मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्किन केयर है जी। सर, सबसे अहम सवाल लोगों के मन में आता है कि आखिर अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र कैसे चूज़ करें, मतलब कि ऑयली स्किन वालों का, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऐसे। जी बहुत आसान है। अगर आपको आपका स्किन टाइप पता है, जिनका ऑयली स्किन है उन्हें यूजुअली एक्वस या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र पे जाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता है, ऑयल कंटेंट उसमें थोड़ा सा कम रहता है लेकिन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेगा। और जिनका स्किन टाइप बहुत ही ड्राई है उनको सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र पे जाना चाहिए, जिसमें ग्लिसरीन, सेरामाइड्स ये कुछ कंटेंट्स हो, ताकि स्किन आपका ओवरऑल मतलब अच्छे समय के लिए मॉइस्चराइज रहे। तो स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग भी मॉइस्चराइज़र रहते हैं, है ना, तो उस हिसाब से ही हमको चूज़ करना चाहिए। सर, डेली स्किन केयर टिप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डेली कैसे त्वचा का कैसे ख्याल रखा जा सकता है? डेली स्किन केयर टिप्स में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक नॉर्मल फेस वॉश, जेंटल फेस वॉश, उसके तुरंत बाद एक मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र को एटलीस्ट दिन में 2 बार लगाना चाहिए। सनस्क्रीन को एटलीस्ट जब तक आपका सुबह का समय, आई मीन धूप का समय है, तो कहा जाता है कि एवरी 2 to 3 आवर्स रिपीट करना चाहिए सनस्क्रीन को दिन में जब तक कि सनसेट नहीं होता है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और मान लीजिए जैसे कोई रेटिनॉल लगाता है एक एज के बाद, तो वो यूज़ कर सकता है रेटिनॉल जब आपका एक एज हो गया, झुर्री आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा बुलडोज करने से ना, कभी आप विटामिन सी भी लगा रहे हैं, नियासिनामाइड भी लगा रहे हैं, तो ये हेल्प नहीं करता है। कभी कभी आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लगाने से पहले एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हूँ, क्या ये करूँ या ना करूँ, या कितने टाइम के लिए करूँ। एटलीस्ट ये आपको एक कंसल्टेशन, आई मीन एडवाइस ले लेना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, राइट। तो सर, ये जो रेटिनॉल की बात किया आपने, तो अगर ये वाला किस एज में लगाना चाहिए? और रेटिनॉल यूजुअली आफ्टर 25 ईयर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिनॉल एंटी एजिंग क्रीम है, तो माइक्रो एजिंग हमारा 25 साल के बाद शुरू हो जाता है, तो 25 साल के बाद से आप रेटिनॉल लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लिया कि किसी को झुर्रियाँ नहीं आ रही है, क्या उसको फिर भी लगाना चाहिए ये? रेटिनॉल, देखिए झुर्री, ये जो भी साइंस ऑफ एजिंग है ना, इसको डिले करने के लिए है। या तो झुर्री आपको आज नहीं आ रहा, हो सकता है कि वो 2 साल के बाद थोड़ा दिखना शुरू हो, तो वो 2 साल के बाद ना दिखे, 8 साल के बाद दिखे, 5 साल के बाद दिखे, 6-7 साल के बाद, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, डिले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी, लगाना मतलब ये भी रेटिनॉल भी लगाना ये एकदम 100% कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, जैसे आप मास कम्युनिकेशन में हैं, तो
यूजुअली आप चाहेंगे कि कोई भी चाहेगा कि स्किन उनका लंबे समय के लिए अच्छा रहे, तो मतलब उस हिसाब से देखते हमें हुए लगाना चाहिए आफ्टर 25। अब बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि माइक्रो एजिंग, अगर आपको मॉइस्चराइज़र फेस वॉश के अलावा और भी कुछ लगाने की बहुत इच्छा है तो आफ्टर 25 रेटिनॉल बहुत अच्छा चॉइस है। और ये महिलाएं या फिर पुरुष पुरुष तो ज़्यादातर महिलाएं ही घर में रहती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनको भी अगर 25 ईयर्स के बाद रेटिनॉल लगा सकते हैं, बिल्कुल। और ये इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे होना चाहिए या फिर सप्ताह में या फिर महीने में, कैसे करना चाहिए? यूजुअली 6 मंथ्स तक तो लगातार लगाना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा इसका फ्रीक्वेंसी कम कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप मेंटेनेंस में इसको लगा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल में, या तो विटामिन सी में कोई भी अच्छा विटामिन सी कुछ दिन तक उसको लगाएं, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे करके मेंटेनेंस डोजिंग पे, जैसे हफ्ते में 2 से 3 बार करके आप उसको लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ आपको जाना होता है, ये नहीं कि अब लगाए हैं तो लगातार 20 साल तक आप लगाए, वैसे नहीं करना होता है। और सर अब ये विटामिन सी से मेरे दिमाग में क्लिक किया ये सीरम का, तो ये सीरम लगाना कितना ज़रूरी है? लोगों में आजकल ट्रेंड है बालों के लिए सीरम, चेहरों के लिए सीरम, तो फिर कितना ज़रूरी है और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसा सीरम चूज़ करना चाहिए? राइट सी, जहाँ तक विटामिन सी का बात है, विटामिन सी बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। तो किन्हीं केसेस में सबको वो सूट नहीं कर पाता। वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इवन सन लाइक यूवीए यूवीबी से भी डैमेज से बचाता है विटामिन सी। तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, सबको सूट नहीं करता है, लेकिन जिनको सूट करता है तो वो विटामिन सी ऑल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल के साथ। एक दिन रेटिनॉल लगा सकते हैं, अगले दिन विटामिन सी लगा सकते हैं। इस तरीके से अपना रेजिम में वो इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपका एक अच्छा एक bespoke के रेजिमेन आपके हिसाब से टेलर करके बना देंगे, जो कि आप उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके सर, और ये तो बात हो गई आफ्टर 25 इयर्स, और ये टीनेजर्स वाले क्या करें? उनमें सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं स्किन को लेकर के, पिंपल्स बेचारे को आते हैं, या फिर वो उनका भाग दौड़ ज़्यादा होता है स्कूल कॉलेज को लेकर के, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो भी जैसे टीनेजर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा उस एज में बहुत चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी फेस वॉश अच्छा, जेंटल, अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपको स्किन को सूट करे, एक सनस्क्रीन, ये मस्ट होता है। पिंपल आए तो पिंपल की कुछ दवाएं होती हैं, जो कि पिंपल जिनको बहुत ज़्यादा, वो तो एज रिलेटेड चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दवा चलेगा तो तुरंत जड़ से, वो एक एज पे आता है और एक एज पे चला जाता है। तो उस बीच को वो जो एग्जासर्बेशन होता है ज़्यादा जब निकलता है, तो उसको कम करने के लिए कुछ दवाएं हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह का जेल्स और क्रीम्स आता है, और भी बहुत मॉलिक्यूल हैं ना, मिनोसाइक्लिन है, बेंजोल पेरोक्साइड है, क्लिंडामाइसिन है। तो वो ऑब्वियसली सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसमें खुद से जाके लेके करके कब क्या लगाना है, कौन दिन में लगाना है, कौन मॉलिक्यूल रात में लगाना है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, कहीं उल्टा कर लें तो रिएक्शंस ये हो सकता है। ऑब्वियसली अगर कोई कंडीशन है तो अगर आप उसको किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई भी हेल्थ केयर में अगर आपका कुछ कंडीशन है तो खुद से ट्रीट नहीं करना है उसके लिए। तो सर आप अपना एड्रेस जरूर बताएं लोगों को ताकि आपसे कंसल्ट किया जा सके। पटना में कहाँ पे आपका क्लिनिक है? पटना में कंकड़ बाग में पीसी कॉलोनी में हमारा क्लिनिक है, रीडिफाइंड स्किन एंड डेंटल क्लिनिक के नाम से है। बस डोमिनोज पिज्ज़ा है उसके ऑपोजिट में हमारा क्लिनिक है। बिल्कुल, तो ये नोट कर लीजिएगा, अगर स्किन से प्रॉब्लम, स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो सर से ज़रूर कंसल्ट करें। और बिना कंसल्ट किए, सर ने बताया कि बिना कंसल्ट किए आप कुछ भी अपने मन से ना यूज़ करें। अब पिंपल्स से बात आती है कि जब पिंपल्स से जो दाग उभर कर आ जाते हैं चेहरे पे, उसे कैसे क्योर किया जाए?
देखिए, पिंपल में दाग तभी आता है, या तो पिंपल जब गलती से फूट जाता है, या कुछ लोगों का आदत होता है अनजाने अनजान में इसको स्क्वीज़ करते हैं, दबा के निकालने का। तो उस कंडीशन में पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब वो वहाँ पे दाग छोड़ के जाता है या गड्ढा स्कार छोड़ के जाता है। तो दाग को हटाने की और गड्ढे को हटाने की अलग अलग प्रक्रिया है। इसमें अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, दवा जो होता है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन तो एक बेसिक है। डी पिगमेंटिंग क्रीम्स आता है जो दाग को कम करने के लिए है, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में लेज़र्स का भी रोल होता है, जो कि हाँ जी, गड्ढों के लिए अलग लेज़र होता है और जो दाग के लिए वो अलग लेज़र्स होता है। तो फिर पील्स होते हैं, केमिकल पील होते हैं, है ना। तो ये सब दवा के अलावे जो भी एडवांस ट्रीटमेंट है दाग और गड्ढों को करने के लिए, वो लेज़र्स या पील्स होते हैं। ये जिनमें ज़्यादा गड्ढे दिख रहे होते हैं चेहरों पे या ज़्यादा, तो वो लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कितना फ़ायदेमंद होता है? यूजुअली हम लोग मतलब अराउंड 20 से 30, 50, इवन 70-80% भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। 100% इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना गलत होती है। तो रिड्यूस हो हाँ, रिड्यूस हो जाता है जी, हद तक। हाँ, एक हद तक, जो कि आपको बोदर ना करे। लेकिन उसमें मल्टीपल सेशंस लगते हैं, कोई 1-2 सेशन में नहीं होता है। और ये डॉक्टर्स के पास ही अवेलेबल होगा? बिल्कुल, लेज़र्स तो ऐसे अवेलेबल नहीं होता है, वो डॉक्टर ही करते हैं, प्रोफेशनल चीज़ है। सर, एक और सवाल है पिंपल्स से रिलेटेड कि पिंपल्स जिनको आते हैं, क्या उनको खान पान पे भी ध्यान रखना पड़ेगा? यस, पिंपल्स का एक बहुत बड़ा कारण है आपका खान पान भी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि बहुत ही तला छना और मीठा चीज़ वगैरह जो होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या बहुत ज़्यादा स्वीट, आइसक्रीम, चॉकलेट, उस टाइप से, या तला हुआ चीज़ कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ, और जैसे आम भाषा में कहें तो तेलपक चीज़ बहुत, ये सब आपको कम खाना चाहिए। उसमें हाँ, तला छना, हाँ, जिसमें भी बहुत चिकनाई वाली चीज़ है। बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाना, ऑलरेडी आपका ऑयली स्किन अगर है, आप उसको खाने में भी ऑयल खा रहे हैं, ऊपर से भी लगा रहे हैं, तो आप उसको और भी बुलडोज कर रहे हैं ऑयल से अपने स्किन को। तो उस समय सर, बालों के लिए तो तेल भी तो ज़रूरी है। जी, बालों के लिए तेल ज़रूरी है, लेकिन डेली ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ते में 1 या 2 बार नरिशमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब आपको पिंपल का मतलब अटैक आता, बहुत ज़्यादा अगर ब्रेकआउट होने लगता है, तो उस समय, उस पीरियड में आपको तेल लगाना छोड़ देना। जी बिल्कुल। तो कितने टाइम तक बालों में तेल लगा के रखना चाहिए? नहीं, यूजुअली जब पिंपल रहे तो उस समय तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप तेल ना लगाएं, ठीक है। जब आप जनरल डेज में आप यूजुअली नहाने से 2-3 घंटे पहले लगा सकते हैं, फिर आप वॉश कर लीजिए जब भी आप हेड वॉश के लिए जाते हैं। तो जिनको पिंपल आते हैं उन्हें 2-3 घंटे पहले? नहीं, पिंपल जिनको आते हैं उन केसेस में ऑयलिंग मना होता है। ये मैं जनरली लोगों के लिए जिनको नॉर्मली अगर तेल लगाने का बहुत इच्छा है, तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप नरिश कर सकते हैं, नहाने से 2-3 घंटे पहले लगा के उसको हेड वॉश कर सकते हैं। जिनको पिंपल है उनके लिए तेल लगाना रिकमेंडेड उस समय नहीं है। सर, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है डार्क सर्कल्स का, कि ये डार्क सर्कल्स आमतौर पे लोगों को हो जाता है, चाहे वो मतलब टीनेजर हो या फिर यंग एज वाले लोग हों, तो इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए और ये होता क्यों है, कैसे होता है? देखिए, डार्क सर्कल का कुछ रीजंस भी होता है। एक्चुअली डार्क सर्कल ना इंडियंस में ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। हम लोग का जो बोनी स्ट्रक्चर है ना, ये अंदर की तरफ थोड़ा धंसा होता है। प्लस डार्क सर्कल में 3 कंपोनेंट यूजुअली होते हैं। एक तो ये जो हॉलोनेस है, हॉलोनेस के कारण जो शैडोइंग इफेक्ट है, जैसे लाइट इधर से आ रही है, ये यहाँ पड़ रहा है, पर ये हॉलोनेस होने के कारण यहाँ लाइट नहीं जा रही है, तो रिफ्रैक्शन के कारण भी वहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखता है। दूसरा एक्चुअल पिगमेंटेशन होता है, जो डार्कनिंग होता है। तीसरा रिंकलिंग होता है, वहाँ स्किन थोड़ा सिकुड़ापन। तो ये तीनों कंपोनेंट मिल के ना एक डार्क सर्कल को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो जब तक इन तीनों कंपोनेंट को केटर नहीं किया जाए ना, तो डार्क सर्कल जाना थोड़ा सा मतलब एक टफ़ चीज़ होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है।
तो इन तीनों कंपोनेंट को हम लोग को ठीक करना होता है, तभी वो डार्क सर्किल में चेंजेस आता है। ठीक है, हॉलोनेस के लिए यूजुअली फिलर्स वगैरह का यूज़ होता है, फिलर्स इंजेक्शन होता है हाइलुरोनिक एसिड का, जो कि अलग अलग टीयर ट्रफ एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो हॉलोनेस है उसको थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करते हैं। जब वो आगे आता है तो ये शैडोइंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है, तो स्किन और स्ट्रेच हो जाता है, तो रिंकलिंग भी कम हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ डार्क सर्किल को कम कर देती है। फिर पिगमेंटेशन के लिए क्रीम्स भी आती हैं, अंडर आई क्रीम्स भी आती हैं, अंडर आई पील होता है, लेज़र होता है। तो इन सब का कुछ मल्टीपल सेशंस चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका लाइफस्टाइल, सोने उठने का समय, खाने पीने का समय, स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा है आपका, तो ये भी एग्रीवेट करता है आपके डार्क सर्किल को। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने हाँ वाली बात जी है। हाँ, प्लस आपका 6 से 8 घंटे का नींद है कि नहीं, वाटर इनटेक अच्छा है या नहीं, और आपको जैसे कुछ कंडीशंस है, जैसे अगर आँखों के अराउंड में खुजली वगैरह है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो ये सब वगैरह जो कंडीशन है डार्क सर्किल को फर्दर बढ़ाता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, स्मोकिंग है ना। तो ये कुछ कारण है, कुछ दवाएं भी हैं जिनके कारण इवेंचुअली धीरे धीरे डार्क सर्किल उसमें बढ़ने लगता है। अगर कोई दवाई आप ले रहे हैं तो आप मतलब कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे कि झाई वगैरह में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ये झाई को इंक्रीज़ करता है ना। तो झाई वगैरह को डार्क सर्किल में भी उनका रोल होता है। प्लस आपका आयरन डिफिशिएंसी, अगर आप एनेमिक हैं, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम है जी, तो उसमें भी डार्क सर्किल उभर गया था। फिर जेनेटिक होता है, अगर आपके फैमिली में ये है तो वो जी, तो ये जेनेटिक भी रहता है, तो उस कंडीशन में भी ट्रीटमेंट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो डार्क सर्किल में यही 3 चीज़ों को जो मैंने बताया, 3 फैक्टर्स को हाँ हम लोग को देखना होता है और तीनों पे काम करना होता है, तब जाके उसमें इफ़ेक्ट आता है। डार्क सर्किल को प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको सन डैमेज से, धूप से यूवी एंड यूवीवी प्रोटेक्शन, जैसे सनस्क्रीन आपको हमेशा रेगुलर लगाना है, मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पीना है, स्क्रीन टाइम आपको थोड़ा कम करना होगा, या फिर ब्लू लाइट सनस्क्रीन आजकल आता है शाम को भी लगाने वाला सनस्क्रीन, जो कि ब्लू लाइट जो हमारे मोबाइल और टीवी एंड एलईडीज़ वगैरह से निकलती है उससे बचाता है, वो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर है ना। तो प्लस ब्लू लाइट ग्लासेस आता है, तो उसको पहन के ही आप अपने लैपटॉप वगैरह पे काम करें। फिर आपका मतलब बहुत लेट नाइट है तो थोड़ा सा सोने उठने के टाइम पे आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज और आपका डाइट क्या है, डाइट और हाँ, एक्सरसाइज, ये जनरल चीज़ है जिससे हम खुद ब खुद डार्क सर्किल ऐसे भी थोड़ा सा अगर आप फॉलो करेंगे तो रिड्यूस होने लगता है। इसे ऑब्वियसली धूप में जाएं तो सनग्लासेस अच्छा, जो कि यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस रहे, उसको लगा के ही जाना है, वरना जितना हम उसको बचाएंगे नहीं, उससे कितना कहीं ज़्यादा डैमेज सन डैमेज से हो जाता है, तो बात वहीं पे रह जाता है इसीलिए। और सर इससे जुड़े एक और सवाल है कि डार्क सर्कल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है क्या? यूजुअली हार्मोनल चेंजेस का कुछ रोल रहता है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर वगैरह में, इसमें भी देखा गया है डार्क सर्किल। और बहुत ज़्यादा हार्मोनल रोल इसमें नहीं पाया गया है। जो भी होता है या तो जेनेटिक फैक्टर हुआ या हाँ, खान पान इज़ डिफरेंट, वो हार्मोनल फैक्टर्स में नहीं आया, लेकिन कुछ जैसे थायराइड एंड ऑल दैट, उसमें थोड़ा सा कभी कभी एग्रेवेशन रहता है आपका डार्क सर्कल्स का। बाकी बहुत ज़्यादा हार्मोनल रोल इसमें नहीं, बस वही कि जेनेटिक है तो आपको भी हो सकता है, चांसेस है। सर और ये पिगमेंटेशन जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, तो उस पर आप क्या कहेंगे, ये क्या होता है? पिगमेंटेशन आम भाषा में जो भी स्किन कलर से आपका दो टाइप का है, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर मतलब जो स्किन कलर से और डार्कर है वो हाइपर पिगमेंटेशन आ गया, और जो स्किन कलर से हल्का कलर हुआ हाइपो पिगमेंटेशन हुआ। तो ये 2 टाइप के पिगमेंटेशन होते हैं। तो यूजुअली
नहीं, पिगमेंटेशन के बहुत सारे कारण हैं। इंजरी के वजह से हुआ, जैसे एक्ने के केसेस में अगर एक्ने को आप फोड़ते हैं या वो फूट जाता है तो उस वजह से भी पिगमेंटेशन आता है। कट्स हुआ, इंजरीज हुआ, जब वो हील करता है तो कभी हाइपर पिगमेंटेशन के साथ हील करता है, कभी हाइपो पिगमेंटेशन के साथ हील करता है। तो मेजर आपका यूजुअल रीज़न्स यही होता है। जैसे एक्ने जब बर्स्ट हो गया तब हो गया, कट हो गया, सर्जरी के बाद जो पिगमेंटेशन आया, दाग, इंजरी, आपको कोई ट्रॉमा हो गया, ये मेजर कारण है पिगमेंटेशन के। धूप वगैरह से, धूप से भी होता है क्या? धूप वगैरह, जी, सनलाइट से भी पिगमेंटेशन होता है, टैन होता है, तो और कुछ ड्रग्स के वजह से भी होता है, जो कि फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं, जिनको खाने के बाद अगर आप धूप में जाते हैं और लगातार लंबे समय से खा रहे हैं तो ऑक्सीडाइज होके वहाँ पे एक पिगमेंटेशन छोड़ देता है। तो बहुत सारा, अगर स्मोकिंग है तो इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए? पिगमेंटेशन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पिगमेंटेशन के लिए सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल है। जो स्किन केयर करते हैं, हाँ, पिगमेंटेशन के लिए ख़ास करके मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं जिसको आप रात को अपने पिगमेंटेशन पे लगा सकते हैं और धीरे धीरे करके पिगमेंटेशन कम होता है। अगर उसके बाद भी पिगमेंटेशन, कुछ पिगमेंटेशन जो होते हैं कि क्रीम से उतना नहीं उन पर असर आता है, तब हम लोग फिर केमिकल पील्स पे जाते हैं। फिर अगेन एनडीआर लेज़र्स होता है, क्यू स्विच लेज़र, उसके लिए पिगमेंटेशन के लिए, तो हम लोग फिर उसके बाद लेज़र का उपयोग करते हैं। सर ये सारी मशीनें आपके जी हाँ, पे और available हैं? बिल्कुल ये सारी मशीनें हम लोग के क्लिनिक पे अवेलेबल है और सब USFDA अप्रूव मशीन्स है। तो जी बिल्कुल सर, तो ये सारी सुविधाएं लोगों को आपके क्लिनिक पे मिल जाएंगी? जी जी। नहीं, पिगमेंटेशन पे हार्मोनल रीज़न, जैसे मेलाज्मा है, मेलाज्मा हार्मोनल कंडीशन होता है। हाँ, ये लेकिन क्या होता है सर इसके? मेलाज्मा, जो कि आम भाषा में झाई जिसको बोलते हैं, अच्छा, झाई। जी, मेलाज्मा जो आम भाषा में झाई बोलते हैं, उसमें एक हार्मोनल फैक्टर होता है। और बाकी जो आपके जैसे एक्ने के पिगमेंटेशन है, इसमें जैसे वो डायरेक्ट आप बर्स्ट करेंगे, एक्ने फूट गया तब आएगा। जो इंजरी हुआ उसके बाद जो पिगमेंटेशन आया, इसमें हार्मोनल फैक्टर्स नहीं होते हैं। मेलाज्मा एक कंडीशन है जिसमें कि हार्मोनल फैक्टर्स भी है, इसलिए वो जाना बहुत ही मुश्किल होता है। जी। तो ये मेलाज्मा का सिर्फ हार्मोनल फैक्टर ही है या दूसरी वजह से भी आता है? नहीं, और भी कई कारण हैं। मेलाज्मा यूजुअली प्रेगनेंसी के 90% केसेस में, फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद आता है, जिसको मैटरनल हार्मोन्स जब बढ़ जाता है तो उस समय उसको क्लोआज्मा बोलते हैं। फिर जब वो दाग छोड़ देता है, उस टाइप का पैच आ जाता है, तो मेलाज्मा, उसका टर्म कन्वर्ट होता है मेलाज्मा में। बाकी अदर देन दूसरा फैक्टर्स हुआ, जैसे ड्रग्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं, स्मोकिंग है जिनका रेगुलर, स्किन केयर में जिनका ड्राई स्किन है और वो मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं, लंबे समय के लिए धूप में आना जाना रहता है, तो उनमें बहुत चांसेस होता है मेलाज्मा डेवलप करने का। और लाइक कुछ और कंडीशन है, जैसे ओबेसिटी भी है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो अदर देन मेलाज्मा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन भी, एकैंथोसिस कहते हैं उसको, अलग अलग पार्ट्स पे, वो यूजुअली बैक ऑफ द नेक पे देखेंगे किन्हीं किन्हीं को बहुत कालापन रहता है, उसको एकैंथोसिस बोलते हैं। वो ओबेसिटी के कारण आता है, ओवरवेट की वजह से। हाँ, इवन डायबिटीज़ में भी वो एकैंथोसिस पाया जाता है। सर इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल होता है कि लोग टैटू तो बनवा लेते हैं लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है, तो वो रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई रिमूवल क्रीम या फिर कोई ट्रीटमेंट ऐसा हो? एक लाइन में इसका आंसर ये है, टैटू रिमूवल क्रीम्स वगैरह या घरेलू उपचार नहीं होता है। टैटू रिमूवल लेज़र के द्वारा, एनडीआर लेज़र के द्वारा ही होता है, बस। वो डॉक्टर ही कर सकते हैं? जी जी। तो सर क्या आपके पास ऐसा कोई मशीन अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, हम लोग का जो एनडीआर क्यू स्विच लेज़र है वो टैटू रिमूवल भी करता है, तो हम लोग के पास अवेलेबल है, ये मशीन है जी। सर तो टैटू हटाने की ऐसी कोई प्रक्रिया बता सकते हैं, कैसे हटाया जाता है, या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या?
हटाने के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी एक ही प्रक्रिया है, लेज़र विधि के द्वारा। साइड इफ़ेक्ट्स करते समय थोड़ा सा आपको हल्का बर्निंग, थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है, फिर थोड़ा रेडनेस भी आता है जो कि कुछ देर के लिए रहता है, और ये मल्टीपल सेशंस में होता है, कोई एक बार में नहीं होता है। इसमें 3 से 4 सेशंस लगते हैं टैटू रिमूवल में। टैटू हटाने के बाद कोई वो दाग वगैरह ऐसा कुछ रह जाता है क्या? यूजुअली बहुत कम चांस होता है, किन्हीं किन्हीं में घोस्ट इम्प्रेशन उसको बोलते हैं, जो कि पीछे का इमेज इंक चला जाता है, लेकिन जो इमेज है वो कभी कभी थोड़ा हल्का सा दिखता है। ओवर द टाइम उसको मॉइस्चराइज करते करते वो भी फेड कर जाता है। तो वो जैसे कि अगर कोई आए आपके पास टैटू रिमूव करने के लिए, तो फिर उसके भी एक बार में हो जाता है या फिर उसके भी सेशन चलता है? नहीं, टैटू रिमूवल हमेशा मल्टीपल सेशंस में होता है मैडम, एक बार में नहीं होता है। तो कम से कम कितने सेशन लगते हैं? एटलीस्ट 3 to 4, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपका साइज़ कितना है टैटू का, साइट कहाँ है, और प्रोफेशनल टैटू है या नॉर्मल जो आप गोदना बोलते हैं वो है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो सर बताएंगे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या होता है? जी, ब्लैक हेड्स को हम ओपन कॉमेडोन्स बोलते हैं, ये एक्ने का पार्ट ही होता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स ओपन कॉमेडोन होता है, वाइट हेड्स क्लोज्ड कॉमेडोन्स को बोलते हैं। जो ब्लैक हेड्स होता है, जब आपका यूजुअली जो स्मॉल बम्प्स जब पोर्स से बाहर आ जाते हैं तो ऑक्सीडाइज होने के कारण वो ब्लैक दिखने लगते हैं, उसको ब्लैक हेड्स बोलते हैं। और वही बम्प्स जब क्लोज्ड रहते हैं, स्किन सरफेस के बाहर नहीं रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो उन्हें क्लोज कॉमेडोन्स बोलते हैं, और वाइट हेड्स, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। तो यही ब्लैक हेड्स, और ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स में यूजुअली वही डेड स्किन, सीबम, बैक्टीरिया, यही कंटेंट्स होता है। ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का डिफरेंस हुआ। सर तो इसे कैसे क्योर किया जाए? ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नॉर्मल एक्ने का पार्ट है, तो जो एक्ने में क्रीम यूज़ होते हैं, जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, वो सेम दवाएं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में भी लगाया जाता है। जैसे कि बेंजोल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, एडापिलिन, ये सब कुछ दवाएं हैं जो कि ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स के लिए यूज़ होता है। सर इसके लिए भी कोई डेली रूटीन है या स्किन केयर टिप्स? यूजुअली ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ना आए, कम से कम आए, तो आपको रेगुलर फेस वॉश करना चाहिए, अगेन मॉइस्चराइज़र अच्छे से, एंड सनस्क्रीन। ये यूजुअल मतलब रेगुलरली आप कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में कुछ लोग, मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन हल्दी वगैरह लगा सकते हैं, बहुत अच्छा वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो हल्दी वगैरह भी काम आता है इसमें, है ना। बाकी रेगुलर फेस वॉश रहे आपका, है ना। जब भी आपको पसीना आए, आप सीधे पसीना ना पोंछ लें, पहले नॉर्मल वाटर से भी, फेस वॉश ज़रूरी नहीं है कि कोई फेस वॉश ही यूज़ करें, नॉर्मल वाटर से भी आप चेहरा धो करके पोंछते रहें। जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है यूजुअली गर्मी के दिनों में, तो उससे आपका जो ब्लैक हेड्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करते रहना है। और तब भी अगर नहीं है या जिनको बहुत ज़्यादा है, तब दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। जी। उम्र के साथ इसकी समस्या घटती या बढ़ती है? देखिए, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो पिंपल्स होते हैं ना, ये यूजुअली एक सर्टेन एज तक ही आता है। जैसे कि 16 से 25 साल के बीच में एक्ने जब आता है, उसके बाद ये धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाता है। तो यूजुअली ये टीनेजर्स की प्रॉब्लम है। उसके बाद टीनेज के बाद ये खुद ब खुद ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स वाली किसी किसी केस में परसिस्ट करता है। उसमें हम लोग उसको एडल्ट एक्नी या हार्मोनल एक्नी बोलते हैं। एडल्ट एक्नी जो यूजुअली आफ्टर 25 ईयर्स के बाद जो परसिस्ट करता है, तो फिर उसमें अलग हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं जिनको हमने रूल आउट करना होता है, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना होता है। तो बस मतलब यूजुअली केसेस में 25 साल के बाद ये रुक जाता है। तो आज हमने त्वचा से संबंधित जो रोजमर्रा में समस्याएं आती हैं उससे रूबरू हुए और उन सवालों के जवाब हमने डॉक्टर कुणाल से जाना। तो आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारे स्किन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो आई होप आपको इससे बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिले होंगे। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही।
सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी।